हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 5 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तनिष्ठा को परिधि जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो शांत सी पड़ गई। उसके हाथ ना तो परिधि जी को गले लगाने के लिए उठे और ना ही वह उनसे दूर हो पाए। आंखों में नमी उतर आई थी कि परिधि जी ने धीरे से कहा, कैसी हो बेटा? मानती हूँ बहुत गलत कर दिया मैंने, पर क्या अपनी माँ को भी माफ़ नहीं करोगी? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे पापा से मैं अब लड़ चुकी हूँ इस बात के लिए। माफ़ कर दे बेटा मुझे। जिस टाइम मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई। परिधि जी आंखों में नमी लिए उसे अपने गले से लगाए ये बोले जा रही थी। उनका गला भर आया था। जो तनिष्ठा महसूस कर रही थी, वह अपनी माँ से कितना नाराज़ रहती। हाँ, पास्ट को बदलना आसान नहीं था, लेकिन वह भी यह भी तो नहीं भूल सकती थी कि भले ही उसके पापा ने कभी उसे उतना प्यार नहीं दिया, कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी माँ अक्सर उसके लिए खड़ी रहती थी। भले ही वह उसे मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन वह फ़ोन पर उसे अक्सर सब कुछ समझाया करती थी, बताया करती थी, उससे बातें किया करती थी और उसकी बातें भी सुना करती थी। और अगले ही पल तनिष्ठा ने अपने हाथ उठाकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोनों ही माँ बेटी अब रो रही थी। परिधि जी ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछकर उसका माथा चूमते हुए बोली, बस बच्चे, अब कितना रोओगी? अब मैं हूँ ना यहाँ पर। तनिष्ठा ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लगा था जब आप कुछ बोली नहीं थी माँ। मैंने कुछ भी नहीं किया था माँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने कभी नहीं चाहा था कि दीदी की खुशियाँ खराब हो, और मैं तो आना भी नहीं चाहती थी यहाँ पर। आपने ही तो कहा था, तभी तो मैं आई थी। परिधि जी ने उसके चेहरे को थाम कर प्यार से कहा, जानती हूँ बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। तनिष्ठा को जैसे यह सुनकर एक राहत सी मिली। वह उसे गलत नहीं समझ रही थी, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। वह सब काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे और फिर आयु परिधि के साथ वापस चला गया। रात को जब अध्याय लौटा तो उसे वो बेड पर बैठी किताबों में उलझी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तानी तुम? तनिष्ठा ने उसे देखा और खुशी खुशी उठकर उसके सामने आकर बोली, आप आ गए? अध्याय मुस्कुराया और बोला, लग तो यही रहा है। तनिष्ठा ने मुंह बना लिया। अध्याय उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, नहीं छेड़ रहा हूँ, बताओ क्या कर रही थी? उसने उसे देखा, फिर उसके गले में बाहें डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, फूफा जी ने मेरा एडमिशन करवाया अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं कॉलेज जाऊंगी। वह किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर अध्याय को सारी बातें बता रही थी। अध्याय मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था कि तनिष्ठा ने उसे देखा और झट से बोली, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अध्याय ने उसकी नाक पकड़ी और खींचकर बोला, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे पढ़ने से? एक्चुअली मेरी ही गलती है। मैं पहले भूल चुका था कि तुमसे तुम्हारे करियर के बारे में बात करनी चाहिए। तनिष्का उसकी बातें सुनकर खुश हुई और उसके सीने से लगते हुए बोली, आपको पता है आप बहुत अच्छे हो। अध्याय ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरा और प्यार से बोला, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा ही अच्छा लगता हूँ। लेकिन उसने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सुकून से उसके सीने से लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद अध्याय उसे अलग हुआ और बोला, खाना खाया तुमने? निष्ठा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अध्याय बोला, मेरे लिए ला दोगी? भूख लगी है मुझे। तनिष्का ने जल्दी से हामी भरी और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद ही वह उसके लिए खाना लेकर आई और उसके पास ही बैठ गई। अध्याय खाना खाते हुए उससे उसके आगे की प्लानिंग पूछ रहा था। तनिष्ठा उसे बता रही थी कि अध्याय ने सवाल किया, वैसे तुम स्टार्टअप किस चीज़ का करोगी? मतलब किस चीज़ का बिजनेस करना चाहती हो? उसने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, डॉल्स और सॉफ्ट टॉयज़ का। अध्याय खाते खाते रुक गया। उसने तनिष्ठा को देखा, जिसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग सा खालीपन। तनिष्ठा ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है, मुझे हमेशा से सॉफ्ट टॉयज़ और डॉल्स बहुत पसंद थी, लेकिन स्टडीज़ की वजह से मैं यहाँ से चली गई और वहाँ बोर्डिंग स्कूल में ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं था। मेरा मन बहुत करता था एक बड़ा सा टेडी बेयर लूँ और उसे हक करके सो जाऊँ, पर नहीं कर सकती थी ना। और फिर उस टाइम तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे खुद पर खर्च करने के लिए। आपको पता है, मेरी एक कॉलेज में फ्रेंड थी मारिया, मैं उसके घर गई थी उसके बर्थडे पर।
उसके पास ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज़ और डॉल्स थे। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया था कि जब भी वह नाराज़ होती थी तो उसके पापा उसे एक डॉल और सॉफ्ट टॉयज़ ला कर देते थे। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मेरे पापा ने तो मुझे कभी कुछ ऐसा दिया ही नहीं था। तब मैंने सोचा कि मैं एक सॉफ्ट टॉयज़ और डॉल्स की कंपनी स्टार्ट करूँगी और उनके रेंट इतने अफोर्डेबल होंगे कि कोई भी उन्हें खरीद सके। अध्याय उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे नहीं पता था ऐसा क्यों था, लेकिन जब भी वो अपने पीछे की बातें रिवील करती थी, अध्याय के दिल में एक डर सा उठता था। वह क्यों थी इतनी अकेली? यह सवाल हमेशा उसके दिल में कौंधता था। अध्याय ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और बोला, तुम जरूर करोगी, मुझे भरोसा है तुम पर। तनिष्ठा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों सो चुके थे। हमेशा की तरह वह अध्याय के सीने से लगे हुए सुकून से सो रही थी। वही अध्याय की आंखों में नींद तो जैसे कोसों दूर थी। उसने तनिष्ठा के बालों को सहलाते हुए उसे देखा। फिर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को एक मैसेज सेंड किया और फ़ोन साइड में रखकर वो भी सुकून से अब सो गया। अगली सुबह तनिष्ठा की आँख खुली तो वह बेड पर अकेली नहीं थी, लेकिन उसके पास अध्याय भी नहीं था। उसने अपनी अनिंदी आँखों से साइड में देखा और जैसे ही उसकी नज़र वहाँ गई, उसकी आंखें हैरानी से भर गई। बेड पर एक बड़ा सा टेडी बियर रखा था जो शायद उसी की हाइट का हो या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा। उसने उस टेडी बियर को देखा तो चहक कर उसके ऊपर लेट गई और उस टेडी को कसकर हग कर लिया। वहीं अध्याय कमरे के दरवाजे से टेक लगाए उसे बच्चे जैसे हरकत करते हुए देख मुस्कुरा रहा था। तनिष्ठा ने उस टेडी को देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ कौन रख कर गया? तभी उसे अध्याय का ख्याल आया। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो उसे अध्याय दिखा। वह जल्दी से खड़ी हुई और भागकर उसके गले से लग गई। अध्याय ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। तनिष्ठा ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और खुशी से बोली, ये आप लेकर आए हैं? अध्याय ने उसके चेहरे को प्यार से थामते हुए कहा, तुम्हें कुछ और चाहिए मैं ना दूँ? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो उसकी बात सुनकर और ज़्यादा खुश हो गई। उसने अपने पैरों को उचकाते हुए अपने होठ आराध्या के होठों पर रख दिए। अध्याय तो एक पल के लिए हैरान ही हो गया, लेकिन वह जितनी फुर्ती से उसके करीब हुई थी, वो उतनी ही फुर्ती से उससे दूर भी हो गई। अध्याय ने अपने होठों को छुआ और उसे देख बोला, ये क्या बात हुई भला? कम से कम ढंग से किस तो करना था। तनिष्ठा ने दांत दिखाए और बोली, लालच बुरी बला है। यह बोल वो खुद से दूर छुड़ाकर वापस से अपने टेडी बियर के साथ बिजी हो गए। लेकिन अध्याय खुश था। उसे खुश देखकर उसकी ज़िंदगी का मानो अब ये मकसद बन चुका था। तनिष्ठा को वह सब कुछ लौटाना जो उसे मिला नहीं था। जल्द ही दोनों तैयार होकर नीचे आए, जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए सभी बैठे थे। अध्याय ने तनिष्ठा के लिए चेयर खींची और वो मुस्कुराते हुए बैठ गए। अध्याय भी बैठा तो सार्थक तनिष्ठा को देख बोला, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, मंडे से ज्वाइन कर लेना। तनिष्ठा ने मुस्कुराते हुए ओके कहा। वह खुश थी जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। केशव जी ने अध्याय को देखा और बोले, कहाँ तुम बच्ची को कॉलेज में घुसा रहे हो? इसे अपने साथ ऑफिस ले जाओ, काम सिखाओ इसे। देखो थोड़ी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करता है। देखेगी सीखेगी तो अपने आप समझ जाएगी। तनिष्ठा उन्हें देखने लगी। तभी अध्याय बोला, आपकी बात सही है पापा, पर डिग्री भी तो चाहिए। उसकी क्वालिफ़िकेशन, बिजनेस मेंटेन करना आना भी तो ज़रूरी है, वरना आगे प्रॉब्लम होगी। वैसे हाँ, मैं आपकी बात पर गौर ज़रूर करूँगा। एज ए इंटर्न इसे ज्वाइन ज़रूर करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तनिष्ठा को अच्छा लगा। केशव जी उसके बारे में सोच रहे थे। सबने हल्की फुल्की बातों के बीच ब्रेकफास्ट किया। अध्याय ने आहिरा को देखा जो कुछ टेंस थी। वो उसे देख प्यार से बोला, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आज मिलते हैं ना हम मिहिर से, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे, चिंता मत कर। आहिरा ने उसे देखा और बोली, भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस प्रोजेक्ट में और ऑलमोस्ट यह गड़बड़ होना कुछ समझ नहीं आ रहा। अध्याय मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि आहिरा काम को लेकर सीरियस थी, वरना जैसी उसकी हरकतें थी उसे हमेशा लगता था कि वो किसी बात को लेकर सीरियस हो ही नहीं सकती।
अध्याय ने उसे समझाया, फिर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर मिहिर भी ऑफिस पहुंचा और आहिरा के साथ अध्याय की मीटिंग करने पहुंच गया। अध्याय उससे मिला और फिर मिहिर उसे अपना प्रोजेक्ट और सारी प्रॉब्लम समझाने लगा। अध्याय बड़ी शांति से सब सुन रहा था। उसकी नज़र आहिरा के चेहरे पर बीच बीच में जा रही थी। उसके चेहरे पर अभी फिक्र बरकरार थी। अध्याय ने मिहिर को देखा और बोला, मैं इन्वेस्ट करूंगा और टेंशन की कोई बात नहीं। नया माल जल्द ही सप्लाई हो जाएगा और तुम्हारे काम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट भी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बात को सुनते ही आहिरा के चेहरे पर राहत नजर आई। वहीं मिहिर भी कुछ टेंशन फ्री हुआ था। दोनों ने मीटिंग कंप्लीट की और वापस निकल गए। मिहिर और आहिरा गाड़ी में थे। मिहिर ने उसे देखा और बोला, वैसे थैंक यू, तुमने लास्ट मोमेंट पर अध्याय से मिलने की बात करके ये प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट और टाइम के साथ कंपनी की रेपुटेशन भी बचा ली। आहिरा मुस्कुराकर बोली, ये मेरा फ़र्ज़ था सर। वैसे भी ये कंपनी मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है। माहिर ने उसे देखा, फिर हल्की सी स्माइल पास की और दोनों जल्दी ही कंपनी पहुंच गए। मिहिर अपने काम में चला गया और वो भी अपने काम पर लग गई। आहिरा थोड़ी देर बाद वह उठी और मिहिर के केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने आकर अभी दरवाज़ा खोला ही था कि तभी किसी से टकरा गई वो, लेकिन इससे पहले वह गिरती वह किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं तो वह झट से आंखें खोल दी तो वह मिहिर की बाहों में थी। उसके लिए तो मानो यह पल सबसे खास था। उसका बस चलता तो वह समय को वह यह समय भी रोक लेती। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही धुन बज रही थी, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में आकर मर ही जाए हम। आहिरा मुस्कुराते हुए एकटक मिहिर को ही देख रही थी। वही मिहिर उसे थामे अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। कभी कभी तो उसे लगता था कि इस लड़की का दिमाग तो ख़राब नहीं है। उसकी हरकतें ऐसी होती थी जो मिहिर को भी कंफ्यूज में डाल देती थी। मिहिर ने उसे ज़बरदस्ती सीधा खड़ा करते हुए कहा, ठीक हो, लगी तो नहीं ना। आहिरा मानो सपने से बाहर आई और उसे देखने लगी। नहीं, ठीक हूँ मैं। मिहिर ने उसे देखा कि तभी वो बोली, इस फाइल पर साइन चाहिए थे सर आपके। मिहिर ने उसे वो फाइल दी और बोला, मैं देख लूँगा, जाकर लंच कर लो अभी। एक बार फिर आहिरा के दिल में अब धुन बजने लगी। वह उसकी फ़िक्र कर रहा था। यह उसके लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था, लेकिन मिहिर ने तो यूं ही नॉर्मली उसे कहा था। वो मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकल गई। उसके दिल में तो आज हजारों सितार बज रहे थे, मानो दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मिहिर ने उसके जाते ही उस फाइल को अपने सिर पर दे मारा और खुद से ही बोला, या तो यह लड़की खुद पागल होगी या मुझे करेगी। कौन करता है यार ऐसी हरकतें। वह एक बार फिर कुछ चिढ़ सा गया। जहाँ वह कल उसकी इतनी तारीफ़ें कर रहा था, वहाँ आज फिर वह उसकी हरकतों से चिढ़ रहा था। खैर, वह अपने काम में अब लग चुका था, जबकि आहिरा पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ था। वो काफ़ी खुश थी आज। मिहिर की बाहों में आकर घर पर तनिष्ठा उस बड़े से टेडी बियर के साथ खेलने में बिजी थी कि तभी अथर्व उसके कमरे में आया। उसने जब तनिष्ठा को उस टेडी बियर से खेलते देखा तो घूरकर वो टेडी बियर को देखने लगा और खुद से बोला, भाभी को यह किसने ला कर दिया और भाभी उसके साथ क्यों खेल रही है, वो मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही। जाहिर था उस टेडी बियर से उसे जलन हो रही थी, जो अपने भाई से जल सकता था क्योंकि वह उसकी भाभी को प्यार करता था। वह भला इस टेडी बियर से कैसे ना जलता। वह उसके पास जाकर बैठा और उसे देखने लगा। तनिष्ठा ने उसे जैसे ही देखा और फिर मुस्कुराकर उसे देख बोला, देखो बेबी, तुम्हारे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट किया। यह बोल उसने उस टेडी को हक कर लिया और यह देख अथर्व और ज़्यादा जल गया। वह कुछ देर उसके पास बैठा रहा। वह उसे भी बोल रही थी कि वह उसे भी टेडी के साथ खेल सकता है, लेकिन अथर्व के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद सब तनिष्ठा के कमरे से निकले तो अथर्व ने उस बड़े से टेडी बियर को देखा। जाहिर था वह उससे काफ़ी बड़ा था।
लेकिन उसने जैसे तैसे उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और स्टोर रूम में ले जाकर छुपा दिया। उसने उस टेडी को वहीं एक कोने में पटकते हुए घूर कर देखा और कहा, मेरी भाभी को मैं तुमसे शेयर नहीं करूँगा, भाई से भी मैं ज़बरदस्ती शेयर कर रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं करने दूँगा। यह बोल उसने अपना मुँह बनाया और वहाँ से निकल गया। इधर तनिष्ठा जब फिर से अपने कमरे में आई तो उसे वह टेडी कहीं नहीं दिखा। उसने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, ये टेडी बियर कहाँ गया? क्या अथर्व ले गया उसे? यह बोल वो कमरे से बाहर निकलते हुए अब अथर्व को ढूंढने लगी, लेकिन अथर्व तो उसे बाहर हॉल में अपनी मम्मी के साथ ही दिखा। उसने अथर्व को देख प्यार से पूछा, बेटा आपने टेडी बियर देखा है क्या? अथर्व ने बड़ी मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। तनिष्ठा ने मुस्कुराकर कोई नहीं कहा और वापस से उस टेडी को ढूंढने में लगे। वह लगभग पूरा घर देख चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी वह टेडी बियर नहीं दिखा। वह उसे ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम तक पहुंची। वह स्टोर रूम में गई कि वहां काफ़ी अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन शायद वह भी ख़राब थी। उसने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी पीछे से दरवाज़ा झट से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते ही वह घबरा गई और जल्दी से दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। उसे अब काफ़ी डर लग रहा था। वह डर में सिर्फ अध्याय को ही पुकार रही थी। बार बार उसके मुंह से सिर्फ राणा जी ही निकल रहा था। वह बाहर सबको आवाज़ लगा चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बजाते बजाते हुए उसके चेहरे पर अब पसीने की बूंदें झलक आई थी। डर उसकी आंखों में और चेहरे दोनों में साफ दिखाई दे रहा था। वह चीखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, निकाला मुझे यहाँ से, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं डर रही हूँ यहाँ पर। अब धीरे धीरे करके पैनिक करने लगी थी। इधर अध्याय घर लौटा, लेकिन उसे तनिष्ठा कमरे में नहीं दिखी। उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं था। वो ऊपर की तरफ गया। उसे लगा शायद वो टेरिस पे होगी, लेकिन उस तरफ जाते हुए जब उसे स्टोर रूम देखा तो वो उस ओर बढ़ गया। जब उस तनिष्ठा की आवाज़ सुनी तो तुरंत ही जाकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देख वो परेशान और हैरान दोनों हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या यहाँ पर, वह यहाँ क्या कर रही थी और इस हालत में क्यों थी वो। तनिष्ठा ने जैसे ही उसे देखा वह झट से उसके सीने से लग गई। अध्याय ने उसे संभाला और शांत करते हुए बोला, शांत शांत तानी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही थी? लेकिन वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अध्याय ने ये समझाते हुए उसे गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। साथ ही उसने सेल्वी जी और बाकी सबको आवाज़ लगा दी। उसने तनिष्ठा को लाकर बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। वह अभी भी कांप रही थी। अथर्व ने जब तनिष्ठा की हालत देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। सब उसे संभालने में लगे थे। अध्याय ने उसे जैसे तैसे शांत किया। तनिष्ठा की नम आँखों से उसे देखा और शब्दों को जोड़ते हुए एक बार फिर उसके सीने में छुपते हुए धीरे से बोली, मैं ना उस दिन भी बंद हो गई थी। काफ़ी देर तक कोई देखने नहीं आया था मुझे। वहाँ बहुत अंधेरा था। मुझे डर लगता है अंधेरे से, बहुत डर लगता है। उसकी टूटी फूटी बातों को अध्याय समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम वह ठीक से कुछ बातें समझ ही नहीं पा रहा था। इसलिए अध्याय ने उसे शांत रहने को कहा। वह चाहता था वो पहले कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद उसे सारी बातें बताए। इसलिए उसने उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया, लेकिन तनिष्ठा अध्याय को अब छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह कसकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचे हुए थी। अध्याय ने बाकी सबको देखा तो वानी बोली, तुम इसके पास ही रहो, वो डरी हुई है, अगर तुम कहीं चले गए तो शायद और डर जाए। हम बाद में बात करते हैं, क्या बात हुई है देखना इसे। अध्याय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह सब अब कमरे से बाहर चले गए थे। रात के 11 बजे तनिष्ठा की नींद खुली और अभी भी अध्याय उसके सिरहाने बैठा उसके बालों को सहला रहा था। उसने सिर उठाकर उसे देखा तो अध्याय मुस्कुरा कर बोला, उठ गई तुम? तनिष्का ने उठते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने प्यार से उसके बालों को ठीक किया और बोला, अब ठीक हो ना? ठीक महसूस हो रहा है ना तुम्हें? एक बार फिर उसने गर्दन हाँ में हिला दी।
शायद कुछ डर अब भी बाकी था उसके अंदर। उसने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। तनिष्का उसे देखने लगी तो अध्याय उसके चेहरे को सहलाकर मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे भी भूख लगी है, चलो साथ में खाते हैं। इस बार वो भी मना नहीं कर पाए। अध्याय खाना लेने चला गया और तानी उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह सभी खाना लेकर आए और दोनों साथ में बैठे। वह काफ़ी शांत हो चुकी थी, जैसे वह शुरू में थी। इन दिनों अध्याय ने उसमें काफ़ी बदलाव देखे थे, लेकिन आज उसके सामने उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही तनिष्ठा बैठी है जो शादी के दिन बैठी थी। अध्याय ने पहले उसे खाना खिलाना ज़रूरी समझा। वह जानता था अगर वह कुछ भी पूछेगा तो वह खाना नहीं खाएगी, इसलिए दोनों ने पहले खाना खाया। पेट पर आकर दोनों बैठे तो अध्याय ने उसके हाथों को थामा और प्यार से बोला, अब बताओ क्या हुआ था तानी, बताओ मुझे। तुम कहने की कोशिश कर रही थी ना कुछ बात, क्या बात थी? तनिष्का की आंखों में कुछ नमी उतर आई। अध्याय ने उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। उसने बोलना शुरू किया, मैं जब छोटी थी ना तो एक बार ऐसे ही मैं स्टोर रूम में बंद हो गई थी और कोई आया नहीं मुझे देखने। मैं रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। मुझे डर लग रहा था, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैंने सबको आवाज़ लगाई, दी तो मेरे साथ ही थी, पर पता नहीं वह अचानक से कहाँ चली गई। मैंने उन्हें बहुत आवाज़ लगाई, दरवाज़ा भी बजाया, पर कोई नहीं आया। काफ़ी देर बाद आयु ने मुझे निकाला और कुछ दिनों बाद पापा ने मुझे हॉस्टल भेज दिया। मैं नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। आपको पता है मम्मा मुझे और आयु से कितना प्यार करती है, लेकिन पापा की वजह से मुझसे वह भी दूर हो गई। मुझे तब से ही डर लगता है अंधेरे से। और आज जब मैं फिर से स्टोर रूम में बंद हुई तो मैं डर गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सारी बातें वो बताती चली गई। अध्याय बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और लगातार उसके सिर और पीठ को सहला रहा था। उसने प्यार से उसके चेहरे को थामा और उसके माथे को चूमकर बोला, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्टोर रूम का दरवाज़ा जाम हो रखा है, इसलिए तुमसे नहीं खुला और फिर तुम पैनिक भी कर रही थी। और पता है ताने, जब इंसान डरा हुआ होता है और पैनिक कर रहा होता है उस टाइम आसान सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जैसा तुम्हारे साथ हुआ। तुम डर चुकी थी, तुम पैनिक कर रही थी, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाए, वरना दरवाज़ा बाहर से खुला ही था। वह उसे देखने लगी तो अध्याय ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब पुरानी बातें, हम याद नहीं करते। वैसे ये बता तुम वहाँ गई क्यों थी? तनिष्ठा ने उसे देखा, फिर अपना मुंह बनाकर बोली, वो टेडी बियर मेरा खो गया। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ चली गई थी। अध्याय उसे देखने लगा और फिर बोला, वो कोई छोटी सी चीज़ थोड़ी है जो खो जाए, तुमसे भी बड़ी हाइट का है वो, तो ऐसे थोड़ी ना वो कहीं खो सकता है। तनिष्का ने कंधे उचका दिए। अध्याय मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा तुम्हारा टेडी, तुम्हें कल उठते ही दिख जाएगा, ठीक है? तनिष्ठा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। फिर से वो उसके सीने से लग गए। अध्याय उसके लिए लेट गया, लेकिन वो अभी भी सोकर उठी थी तो उसे नींद नहीं आने वाली थी। वो बार बार उसे देखती, फिर वापस से अपनी नज़रें नीचे कर लेती। वो फिर देखती, फिर दूसरी तरफ देखने लग जाती। अध्याय ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो बार बार? तनिष्का उठकर बैठते हुए बोली, नींद नहीं आ रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। अध्याय हैरानी से उसे देखने लगा। उसने टाइम देखा तो रात के 1 बजने को आए थे। इस लड़की को इस टाइम पर आइसक्रीम चाहिए थी। अध्याय ने उसे देख समझाते हुए कहा, तानी ये कोई टाइम नहीं है आइसक्रीम खाने का, और वैसे भी तुम आधी रात को क्या ही करोगी आइसक्रीम खाकर, सोना है ना, चलो सो जाओ। लेकिन वो जिद पर अड़ी थी। उसने बच्चों की तरह अब जिद करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है। मतलब खानी है, कहीं से भी लाकर दो, बस मुझे आइसक्रीम खानी है। वो बार बार चिल्ला रही थी।
बगल के ही कमरे में सार्थक और बानी सो रहे थे, जिसके साथ अथर्व भी सो रहा था। लेकिन तनिष्ठा के इस तरह चिल्लाने से सार्थक की नींद टूट गई। वहीं अथर्व भी उठ चुका था। बानी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि आवाज़ इतनी तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आराम से सुन सकते थे। वो चिल्ला ही इतनी जोर से रही थी। अध्याय ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तानी? अब सबको जगाओगी क्या? आधी रात हो रही है, सब सो रहे हैं। तनिष्का ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, फिर उसके हाथ को जोर से काट लिया। अध्याय ने दर्द से अपना हाथ हटाया और आह भरते हुए बोला, ये क्या कर रही हो पागल लड़की? दिमाग ठिकाने पर है या वो भी हिल गया है? तनिष्का ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, बस खानी है। अध्याय उसे देख रहा था कि सच में उसका इतनी रात को दिमाग खराब हो गया था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अध्याय ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सार्थक और अथर्व थे। अथर्व ने तनिष्का को देखा, जो रूठ कर बेड पर बैठी थी। फिर उसने अपने भाई को देखा, नहीं घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, आपने मेरी भाभी को नाराज़ क्यों किया? क्या बात है अध्याय, ये तनिष्ठा इतनी रात को चीख क्यों रही है? ठीक तो है ना वह? अध्याय ने एक गहरी सांस ली और बोला, इसका दिमाग आधी रात को खराब हो गया है। इसे आधी रात को आइसक्रीम खानी है। खुद तो सोकर उठ चुकी है, इसलिए अब नींद नहीं आ रही है और इसे मिडनाइट क्रेविंग स्टार्ट हो चुकी है। सार्थक ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी, फिर बोला, ठीक है, संभालो तुम अपनी बीवी जैसी बच्चे को, मैं चलता हूँ सोने। तभी अथर्व भागकर किचन की तरफ गया। अध्याय ने उसे देखा और बोला, अब ये कहाँ जा रहा है? सार्थक ने उसे देखा और बोला, मुझे भी नहीं पता। थोड़ी देर में अथर्व आइसक्रीम का टब लेकर उसके कमरे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में 2 स्पून थी। उसने सार्थक और अध्याय को पूरी तरह से इग्नोर किया और सीधा तनिष्का के पास जाकर बेड पर बैठ गया। तनिष्का ने जब उसके हाथों में आइसक्रीम देखी तो वो खुश हो गई। उसने जल्दी से अथर्व से वो टब खोला और दोनों बेड पर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगे। सार्थक उन दोनों को देख हंस पड़ा और अध्याय को देख बोला, अब बचपन संभालो, इसका शांत स्वभाव बहुत देख लिया तुमने इसका, लेकिन अब जब बचपने पर आई है तो परेशान तो करेगी ही। अध्याय के होठों पर उसे ऐसे देख मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इसे संभालूंगा। वैसे भी जो उसने खोया है वो मुझे एक एक करके सब कुछ उसे वापस जो देना है। सार्थक ने उसका कंधा थपथपाया और अपने कमरे में चला गया। वह जानता था अब उसका बेटा उसके साथ नहीं आने वाला। अध्याय जाकर उन दोनों के पास बैठा। तनिष्का ने उसे देखा और एक स्पून आइसक्रीम लेकर अध्याय की तरफ बढ़ा दी। अध्याय ने नामे गर्दन हिलाई तो तनिष्का ने कंधे उचकाकर खुद ही वो खा ली। दोनों देवर भाभी ने मिलकर पूरा आइसक्रीम टब चट कर दिया था। अध्याय ने उन दोनों के चेहरे को देखा, जगह जगह दोनों की आइसक्रीम लगी थी। अथर्व के नाक पर और होठों के आसपास लगी थी। वहीं तनिष्का का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अध्याय ने उन दोनों को देखा और हंसकर बोला, अब जाओ और जाकर दोनों मुंह हाथ धो आओ और फिर सो जाओ चुपचाप आकर। अब जब दोनों अपनी डिमांड पूरी कर चुके थे तो चुपचाप उठकर वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों आए और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अध्याय उन्हें देख एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। वो कुछ ठीक थी। यह उसके लिए एक राहत की बात थी। अगली सुबह सिसोदिया मेंशन। अश्विनी जी सुबह सुबह ही किसी को फ़ोन पर बातें कर रहे थे। परिधि जी आजकल उनसे ना तो ढंग से बात कर रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, जो उन्हें काफ़ी अखर रहा था। इतने सालों के रिश्ते में कभी ऐसा अकेलापन नहीं आया था जैसा अब आ रहा था। अपनी गलती होते हुए भी अश्विनी जी झुकने को तैयार नहीं थे। वहीं परिधि ने अब तय कर लिया था कि वह अपनी बच्ची का साथ जरूर देगी। आज तक उन्होंने अश्विनी जी की हर बात में हाँ मिलाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी उस छोटी सी
बच्ची को भी उनके कहने पर बोर्डिंग में डाल दिया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी उस वक्त। अश्विनी जी हमेशा ही उन्हें कुछ ना कुछ करके मना ही लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। परिधि जी ने उनकी बातें सुनी। वह किसी से प्रकृति का पता करने को कह रहे थे। प्रकृति का नाम सुनकर परिधि जी की आंखों में सख्त भाव उतर आए। वह जानती थी अगर प्रकृति यहाँ आई तो पक्का ही तनिष्का की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेगी, और वह ऐसा अब बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह देखकर आई थी उनकी बेटी बहुत खुश थी। जहाँ उसे कभी प्यार नहीं मिला, अब कम से कम उस घर में तो उसे प्यार और इज्जत दोनों मिल रही थी। लेकिन अश्विनी जी अभी प्रकृति को ही ढूंढने में लगी थी, जबकि वह लड़की सरेआम उन सबकी इज्जत को उछालकर यहाँ से चली गई थी। मेहमानों के बीच कितनी बदनामी होनी थी, इस बात का अंदाज़ा उन्हें बखूबी था, लेकिन अध्याय और तनिष्का की शादी ने लोगों के मुंह बंद कर दिए थे। अश्विनी जी ने फ़ोन रखा तो परिधि जी अब उन पर बरस पड़ी। तो एक बार फिर आप उसे यहाँ लाने की सोच रहे हैं? तब जब वो सरेआम समाज में हमारी इज्जत उछाल कर जा चुकी थी। अश्विनी जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोले, बड़ी बेटी है वह इस घर की, भूलिए मत। तो आप भी ये मत भूलिए कि तनिष्ठा की अब शादी हो चुकी है, वो भी उस लड़के से जिसकी आपकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी, जिसे वह मंडप पर छोड़कर चली गई थी। परिधि जी ने चिल्लाते हुए कहा। अश्विनी जी उन्हें देखने लगे तो वह आगे बोली, याद रखिए मिस्टर अश्विन सिसोदिया, आज तक हर बात मानी है मैंने आपकी। आपने जो कहा, जैसा कहा, सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन इस बार अगर मेरी बेटी की खुशियों पर बात आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लाइए अपने इस घर में अपनी बड़ी बेटी को यहाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपकी उस बड़ी बेटी ने मेरी बेटी की खुशियों को छीनने की कोशिश भी की तो फिर मैं नहीं जानती कि मैं क्या ही कर बैठूंगी। उनकी बात सुनकर अश्विनी जी हैरान खड़े रह गए। आज से पहले परिधि जी ने कभी उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। ये पहली बार था जब वह इस तरह से बातें कर रही थी। अश्विनी जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह जाएगी कहाँ? उसे वापस तो आना ही है ना? परिधि जी ने उन्हें देखा और बोली, हाँ आपकी लाडली जो ठहरी, आप उसे वापस तो लाएंगे ही। कभी आपने मेरी बेटी पर तो ध्यान दिया नहीं। कभी आपने यह नहीं सोचा कि उस मासूम पर क्या बीती रही होगी जब वह अकेली थी। एक 8 साल का बच्चा जो खुद को संभालना तक नहीं जानता, उसे आपने बोर्डिंग में डलवा दिया। और आपसे क्या ही उम्मीद करते हैं? अपनी बड़ी बेटी की गलतियों को आपने हमेशा ही छुपाया है, आगे भी छुपाते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, जिस दिन प्रकृति इस घर में आई और उसने मेरी बेटी की खुशियों को नज़र लगाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और कभी लौटकर आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। याद रखिएगा मेरी ये बात। उनकी यह बात सुनकर तो अश्विन जी को झटका सा लगा। आज वह उन्हें छोड़कर जाने की भी बातें कर रही थी, लेकिन परिधि जी अब बिना कुछ सुने वहाँ से बाहर आ चुकी थी। वहीं आयु जो कॉलेज के लिए निकलने वाला था, वह अपने माँ पापा की बात सुनकर परेशान सा खड़ा बस उन्हें देखता रह गया। उसे भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसकी बड़ी बहन ने सब कुछ इतना उलझा जो दिया था। इधर मिहिर का काम वापस उसी स्पीड से चल पड़ा। आहिरा उससे आस पास ही रहती थी, काम में वो अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मिहिर को चिढ़ा जाती थी। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद को शांत किए रहता। आखिर वो अध्याय की बहन थी, उस पर उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने की वजह से वो पूरा दिन उसके आसपास रहती। लेकिन मिहिर उसे टॉलरेट करना सीख चुका था। उसकी अतरंगी हरकतें अब उसकी आदत हो चलती जा रही थी। वो अपनी डेस्क पर बैठा अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी नज़र मलिष्का पर गई। हमेशा की तरह वो अपने बोर्ड अवतार में मटकते हुए मिहिर के केबिन की तरफ जा रही थी। उसने उसे देख मुंह बनाया और अपने मन ही मन बोली, हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ क्यों चली आती है ये? इसे और कोई काम नहीं है? आखिर इसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसने बनाया? खुशी जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी, वह हंसकर बोली, तेरे दिमाग में यही चल रहा है न कि इसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसने बना दिया? आहिरा ने हैरान होकर उसे देखा और बोली, हाँ तो तुम क्या माइंड रीडिंग भी करती हो अब? उसकी बात सुनकर
खुशी हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं यार, यह तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ बैठा हर स्टाफ मेंबर उसके बारे में यही सोचता है। लाइक वह हर दूसरे दिन यहाँ होती है तो जाहिर सी बात है ना, यह सोचना भी बनता है क्या उसके पास कोई काम धंधा नहीं है जो वह कर सके बैठकर आराम से। इसे इससे ज़्यादा बिजी तो हम लोग रहते हैं। उसकी बात पर आहिरा भी अब हंस पड़ी कि तभी खुशी बोली, वैसे तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मिहिर सर के कैबिन में जा, उस चुड़ैल के चंगुल से उन्हें बचाना भी तो है तुम्हें। वो एक बार फिर से हंसी बोली, हाँ मैं अभी देख कर आती हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पर। यह बोलकर वो अपना नोटपैड उठाकर मिहिर की केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने जाकर केबिन का दरवाज़ा खोला तो कुछ हैरान सी रह गई वो। मिहिर अपनी चेयर पर बैठा था लेकिन मलिष्का उसके बेहद पास झुके वे खड़ी थी। हालांकि मिहिर इस बात से इरिटेट हो रहा था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इतनी चिढ़ तो शायद उसे आहिरा के आसपास होने पर भी नहीं होती थी। आहिरा ने घूरकर मलिष्का को देखा, लेकिन जब मलिष्का ने आहिरा को बिना नॉक किए अंदर आते हुए देखा तो उस पर भड़कते हुए बोली, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि केबिन में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है? उसकी बात सुनकर आहिरा के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए। वहीं मिहिर ने भी मलिष्का को घूरकर देखा। उसकी टोन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आहिरा ने उसे दो टूक सा जवाब देते हुए कहा, मुझे तो यहाँ बिना नॉक किए आने की परमिशन है, लेकिन क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ चली आती हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसने बना दिया। मतलब सीरियसली, तुमको कोई सच में काम धंधा है या नहीं? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का काम अब खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है तो हमें उस टीम को ही हटा देना चाहिए। मिहिर सर उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहे हैं? उसने सीधे सीधे जो मुंह में आया वो बोल दिया। जहां मलिष्का उसे गुस्से से घूर रही थी वहीं मिहिर को हंसी आ रही थी, जिसे उसने एक फॉर्मल स्माइल में बदल दिया। ये लड़की सच में अजब गजब थी। मलिष्का ने दांत भींचते हुए कहा, यू ब्लडी। कि तभी आहिरा अपना नोटपैड टेबल पर पटकते हुए जोर से कहा, जबान को लगा देना अपनी। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हो जो तुम्हारी बातें सुनूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करती हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात करो। उसके इस तरह बोलने पर अब मलिष्का हैरान थी। अब उसके पास बोलने को कुछ भी बचा नहीं था। उस पर आहिरा उसकी काफ़ी बेइज्जती भी कर चुकी थी। वो पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आहिरा ने गहरी सांस ली और मिहिर के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, अजीब आफत है, बिना बुलाए ही गले पड़ जाती है। इस बार मिहिर खुलकर हंस पड़ा। आहिर ने हैरानी से उसे देखा। वह हंसते हुए काफ़ी चार्मिंग लग रहा था। आहिरा की नज़रें उस पर टिकी चुकी थी और उसने हंसते हुए देखकर उसके होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। इधर अध्याय ने जैसे तनिष्ठा से कहा, उसे उसका टेडी अब वापस मिल चुका था और वह काफ़ी खुश भी थी। लेकिन आज अध्याय ऑफिस नहीं गया था। असल में उसने आज तनिष्ठा और अथर्व को लेकर मूवी जाने का सोचा। उसने उन दोनों को देखा और बोला, कौन सी मूवी देखोगे तुम लोग? वहाँ एक 3D मूवी लगी थी। अथर्व ने जल्दी से कहा, 3D वाले भैया। अध्याय ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, तो चलो फिर। वह उन दोनों को लेकर हॉल की तरफ बढ़ गया। पूरी मूवी के दौरान उसकी नज़रें तनिष्ठा पर ही थी। वह अथर्व के साथ मूवी देखते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वह जानता था ये सारे एक्सपीरियंस उसके लिए नए हैं, इसीलिए वह उसे खुश देखकर ही खुश था। दोनों को मूवी देखने के बाद उसने उन्हें बाहर की लंच करवाया और उसके बाद घर ले आया। तनिष्ठा आज बेहद खुश नज़र आ रही थी। उसके आते ही सेल्वी जी को देखा और चहककर बोली, माँ आपको पता है मूवी कितनी अच्छी थी? माँ आपको भी चलना चाहिए था हमारे साथ। मैंने कहा था ना चलो। आप नहीं माने ना माँ। सेल्वी जी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुमने देखा ना, हम अगली बार सब साथ में चलेंगे, ओके? तभी बानी आते हुए बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? शर्वी जी उसे देख बोली, मूवी। आज तनिष्ठा और अथर्व अध्याय के साथ मूवी देखकर आए हैं।
तो बस हम वही बातें कर रहे हैं। तभी बानी बोली, वैसे घर पर भी मूवी नाइट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं तो कहती हूँ आज मूवी नाइट ही हो जाए, क्यों अध्याय। बानी ने अध्याय को देखा। अध्याय ने बड़े आराम से हामी भर दी। बानी खुश होकर बोली, चलो यह बेस्ट डिसीजन है। आज रात को सब साथ में बैठकर मूवी देखेंगे और मज़े करेंगे। तो जल्दी जल्दी से सब लोग खाना पीना करके आ जाना हॉल में ही सारी प्रिपरेशन हम करवा लेंगे। तनिष्ठा ने बानी को देखा और बोली, क्या हम घर पर देखेंगे। बानी ने फिर हामी भरी और बोली, हाँ घर पर देखेंगे और यहाँ हॉल में प्रोजेक्टर लगाएंगे, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो, बहुत मज़ा आएगा आज रात। तनिष्का और अदर दोनों ही खुश हो गए। रात में सब खाना पीना खाकर फ्री हुए तो उसके बाद बानी और आहिरा ने मिलकर हॉल में नीचे गद्दा डलवा दिए, साथ में कुशन और पिलो अरेंज करवा दिए। गर्व ने प्रोजेक्टर और स्क्रीन सेट की। तनिष्का बड़े ध्यान से वह सारी चीज़ें देख रही थी। यहाँ आकर उसने काफ़ी सारी नई चीज़ें देखी और सीखी थी, यह भी उसमें से एक थी। थोड़ी देर बाद सब आकर हॉल में बैठे और आहिरा ने मूवी प्ले की। तनिष्का बड़े चाव से और बड़े गौर से मूवी देख रही थी। अध्याय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख मुस्कुरा दिया, लेकिन तनिष्का को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मूवी चल रही है वह कौन सी मूवी है। असल में वो एक हॉरर मूवी थी। थोड़ी देर तक शुरू में सब अच्छा चल रहा था। वो बड़े ध्यान से गौर से सब कुछ देख रही थी कि अचानक ही एक चीख के साथ एक डरावना सीन आया और इसी के साथ तनिष्का भी चीख पड़ी। वहीं उसके साथ गर्व आहिरा की भी चीख निकल गई। सबने उन सबको देखा। वह काफ़ी डरी हुई लग रही थी और अध्याय के सीने में जाकर छुप चुकी थी, लेकिन उसे मूवी भी अच्छी लग रही थी, इसीलिए वह कुछ देर ठीक से मूवी देखी और जब भी कोई डरावना सीन आता तो जल्दी से अध्याय के सीने में छुप जाती। लेकिन अथर्व को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बड़े मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहा था। वहीं सार्थक अध्याय और तनिष्का को देख मुस्कुरा रहा था। उसने बानी के कान में धीरे से कहा, जानबूझकर किया ना तुमने, ये जानती थी ना उसे डर लगेगा। तो दोस्तों ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है और लाइक तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।